चलिए ठीक है, अच्छा किया तुमने रिकॉर्डिंग याद दिला दी मुझे। अब देखो ये सवाल, सबसे पहले सवाल में हमें ये देखना है, ये तो टर्मिनल के बीच में पूछ रहे हैं, ए और बी, ये दो टर्मिनल, यानी ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है। इन दोनों के अलावा जितने टर्मिनल्स हैं बाकी दिए हुए, जैसे ये और ये, इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम कर देंगे इग्नोर। इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस को देखो ध्यान से, इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बताइए इसके कितने टर्मिनल सर्किट में कनेक्टेड हैं। डी तो इग्नोर कर दिया हमने, बताओ जवाब, कितने टर्मिनल कनेक्टेड है सर्किट में, बताओ भाई, बताते क्यों नहीं हो अमान? कौन से वाले में सर? अरे इसके, ये वाला जो हरे से मैंने जिसको किया, ये वाला जो रजिस्टर है, इसके कितने टर्मिनल कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, ये जवाब दो मुझे भाई। ये एक ही तो है, यही वाला तो टर्मिनल कनेक्टेड है, ये तो इग्नोर कर दिया हमने। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। तो अब मैं बता रहा हूं आपको एक तरीका इसका सही, कि ये जो सर्किट है, इसमें एक तो ये वाला रजिस्टर और एक ये वाला, ये इग्नोर हो जाएंगे और सर्किट का रेजिस्टेंसेस हम दोबारा बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ये एक तो ये बनाया और एक ये बनाया और एक ये बनाया, ये तो आ गया आपका ए और ये आ गया आपका बी, ये आया 1, ये आया 1, ये आया 1, और यहाँ से ये आ गया आपका एम, और यहाँ से ये रजिस्टर, यहाँ से ये रजिस्टर, और ये आ गया आपका एन। और वो दोनों मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, इग्नोर, क्योंकि सर्किट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही मुझसे ये कहा गया है कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है मुझे। तो इसका मतलब सी और डी को मुझे कंसीडर ही नहीं करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सी और डी तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, वोल्टेज पहुंचे तो पहुंचे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, करंट नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? सी और डी को ओपन सर्किट कर दिया जाएगा। अब देखो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब सर्किट में यहां से लेकर और मुझे यहां तक का रेजिस्टेंस चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी देख के आराम से बता देगा। अब जरा ऑप्शन देखो, ये सारे ऑप्शन ध्यान से देखो, देखो ये 1 ओम का रेजिस्टर और ये 1 ओम का रेजिस्टर और ये 1 ओम का रेजिस्टर, तो इसमें ये वाले दो देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलके 2 ओम बना देंगे या नहीं बना देंगे? बताओ भाई, मेरी बात का जवाब दो। 2 ओम बना देंगे ना, बोलो। जी सर। 2 ओम बना देंगे, तो 1 ओम को आंसर होगा ही नहीं, और 2 ओम के अंदर ये वाला हिस्सा और जुड़ रहा है, देखो ये वाला हिस्सा और जुड़ रहा है, तो यानी 2 ओम भी आंसर नहीं होगा। अच्छा 3 ओम भी आंसर नहीं होगा, 3 ओम भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 ओम थोड़ी जुड़ रहा है। अब इस सर्किट को कैलकुलेट कर लो दोबारा से, इस सर्किट को बना लो दोबारा से, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और नीचे कितना बन गया, ये नीचे बन गया 3 ओम, क्योंकि ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों सीरीज में है, और फिर यहाँ पर 1 ओम, 1 1 1। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। अरे सारा तुम्हें समझ में आ रहा, तुमने पूछा सवाल। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना? अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो प्रोडक्ट अपॉन सम लगा दो, तो 3 एकम 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये तो ये रजिस्टर हो गया, एक 1 का लगा दो, एक 1 का लगा दो, तो आप क्या करोगे कि ये एक, ये वाला एक,
तो ये वाला 1 और ये वाला 1, ये तो 2 हो गए, प्लस इसके अंदर ये जोड़ दो 3/4, तो ये हो जाएगा 8 + 3/4 = 11/4। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ही डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है इसको, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। सो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को मैंने काफी करा रखे हैं इस तरह के सवाल, वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उसको देख लो। लेकिन वो मैंने तुमसे ईमेल एड्रेस मांगा था, तुमने दिया नहीं, इसलिए तुम्हें दिखेंगे भी नहीं वो, क्योंकि वो बहुत सारे हिडन लेक्चर्स हैं, वो उन्हीं को दिखेंगे जो ईमेल एड्रेस देंगे हमें। एनीवे, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हीरोन्स फार्मूला को देखेंगे और इसके अलावा हम पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला एज सच हमने पहले से तो कभी पढ़ाया नहीं, हालांकि यूज बहुत बार किया है। तो अगर कोई ट्राइंगल हो, ऐसा कैसा ट्राइंगल, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल के अलावा भी कोई ट्राइंगल है तो वहां पर भी ये बात एप्लीकेबल होगी, ये बात याद रखना। अगर एक वर्टेक्स का नाम ए रख दिया है हमने, तो उसके सामने वाली साइड को सपोज हम ए कह दें, एक को हमने बी रख दिया है, उसके सामने वाली साइड की लंबाई को हम बी मान लें। एक साइड का नाम हमने सी रख रखा है, तो उसके सामने वाली साइड को हम क्या करें, स्मॉल सी मान लें। तो स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ द साइड in opposite to the angle A. Small b is the length of the side in opposite to the angle B, and small c is the length of the side in opposite to the angle A. Okay, so small a, small b and small c are the lengths of the side of any triangle. Then the perimeter of the triangle will be equal to the sum of all the sides. And S is basically half of the parameter, that is A plus B plus C. A plus B plus C divided by 2 will be termed as S. Okay, if this is so, then according to Heron's formula, area of the triangle may be written as S into S minus A. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, into S minus B into S minus C whole raised to the power 1/2 और स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड हमें पता हो। अगर एरिया पता हो और कोई दो साइड पता हो तो हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज हाउ वी डील विथ हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला के ऊपर जो सवाल आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, आप लोगों ने पहले से भी कर रखे होंगे। It should be noted that the Heron's formula is applicable in all the triangles, whether it is equilateral triangle, whether it is isosceles triangle, whether it is right angle triangle, कोई सा भी triangle हो, isosceles हो, स्केलन हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, उसके अंदर एक्यूट एंगल हो, उसके अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, सब में हीरोन्स फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो इसमें पूछा है द एरिया, उसका एरिया पूछा है। तो क्योंकि ये 60 मीटर है तो ऑब्वियसली 20 मीटर साइड होगी, सारी साइड बराबर है इसकी। इसका एस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 इंटू, अरे बोलो भाई, नहीं 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है, इंटू 40 इंटू 40, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 2 0 बाहर ले लो और अंदर आ जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4। बात समझ में आ रही है? एक 4 भी बाहर ले लो तो ये 400 हो जाएगा। अंदर कितना हो जाएगा भाई, 3 चौक 12, और बल्कि 4 भी बाहर आ जाएगा, है 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। समझ में नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, हीरोन्स फार्मूला लगाना है तो वो अभी समझ में तुम्हारे नहीं आया, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ।
एक ट्राइंगल है, राइट, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, ठीक है, और उसका जो पैरामीटर है वो 60 मीटर है। तो ए किसके बराबर हो गया बताओ जरा मुझे, अरे बोलो भाई। 30 20 हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा भाई। a प्लस ए इज इक्वल टू 60 है, तीनों साइड बराबर होती है ना, जी सर जी। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो a 20 के बराबर हो गया। a किसके बराबर होगा? 20। अब s किसके बराबर हो जाएगा जरा बताओ? पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। बात समझ में आती है? ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया का फॉर्मूला देखो, अभी ऊपर लिखा हुआ है ये। हीरोन्स फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ नहीं है क्या? एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, एस माइनस ए का क्यूब भी लिख सकते हैं हम। तो एस किसके बराबर है भाई ये बताओ? एस है 30 के बराबर। बात समझ में आ रही है? एस किसके बराबर है? 30 के बराबर। मल्टीप्लाइड क्या करना है? एस माइनस ए किसके बराबर है? अच्छा मैंने एक गलती कर दी थी, एस माइनस ए की जगह मैंने 60 में से माइनस कर दिया था। तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 20। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। जी सर तो जी। ये आएगा 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये एक तो 10 बाहर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा, और एक 0 भी बाहर आ जाएगा, तो 100 बाहर आ जाएगा। ये अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 3 बचेगा। तो 100 अंडर रूट 3 आएगा। इसमें है कोई आंसर? यस। देखिए ये डी आंसर जो है ये 100 अंडर रूट 3 है। मीटर स्क्वायर यूनिट क्यों आ रही है इसकी? मीटर स्क्वायर ही आएगी यूनिट। कैसे आएगी मीटर स्क्वायर यूनिट? देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, एस की यूनिट मीटर में होगी या नहीं होगी? एस माइनस ए की भी यूनिट मीटर में होगी, एस माइनस बी की यूनिट भी मीटर में होगी, एस माइनस सी की यूनिट भी मीटर में होगी। तो ये 4 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 बार क्या हो रहा है? मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मीटर की पावर 4 हो जाएगी, उसका अंडर रूट लेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलते रहा करो, मुझे जी अभी सर। तो लगता है कि हाँ समझ यस में आ सर। रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अब इस सवाल के लिए हम ये वाला थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इधर जो आ गया इसको नोट करते चले आना तुम लोग। वैसे मैं रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा इसके बाद। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। ये साइड्स की लेंथ दे रखी है। जल्दी से मुझे बताओ इसका एस किसके बराबर होगा? एस बराबर होगा 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आती है? अरे बोलो भाई। जी सर। ये हो गया 84 28 प्लस 30 प्लस यस 26, सर। कितना हो गया? 84 हो गया बेटा, 84 जी 84 हो गया, ठीक है, 84 मीटर। बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहे हैं? इसका एरिया निकालना है, तो निकाल लो अपने आप ही। 84 मल्टीप्लाइड बाई 84 माइनस 56 मल्टीप्लाइड बाई 84 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 84 माइनस 52। ऐसे करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है साइड, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। जो भी आंसर हो निकाल लेना, इसको सॉल्व मैं करके क्या भला करूंगा तुम्हारा, ठीक है? अरे भाई निकाल लोगे या नहीं? जी सर। जी जी निकाल लेंगे। 2324 2 3 बेटा 2 तो कोई भी नहीं है इसके अंदर, 24 नहीं इसके अंदर आप दोबारा से निकालिए, ये आंसर नहीं है बेटा। ओके है ना, दोबारा से निकालना। इसमें जो भी आंसर दे रखे हैं, हो सकता है आंसर गलत हो, ऐसा नहीं है कि आंसर सही होते हैं हमेशा, आंसर भी गलत होते हैं कभी कभी। अब ये क्वेश्चन है नया, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 56 60 52। ये तो वही वाला मैंने शायद दोबारा पेस्ट कर दिया। हाँ सेम क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया दोबारा।
एनीवे लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना दे रखा है? 9√3। किसके बराबर होना चाहिए? अगर साइड को a मान लें, साइड को हम कितना मान लें? a, तो ध्यान से देखना 3a/2 मल्टीप्लाइड बाई 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। इसको इधर खिसका लूं मैं ताकि आसानी हो जाए, या छोटा कर लूं। 3a/2 माइनस a, ये 3 टर्म आ गई अंडर रूट। बताओ मैंने सही लिखा है या गलत? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी तो होता है, और मैं लगा के निकाल सकते हैं। नहीं, अभी हम हीरोल्स फार्मूला के जरिए करा रहे हैं, तो उसी के जरिए मैंने मतलब ये लिखा है, इसलिए जानबूझ के, क्योंकि ये उसी की टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अलग भी होता है, हमें वैसे ही निकालना चाहिए। √3/4 होता है, कितना होता है? यस सर, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है जिसकी साइड सारी की सारी a हैं, तो इसका जो एरिया होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है √3/4 a²। दिस इज ऑल्सो ए थिंग दैट यू मस्ट नो, इसको हमें जानना चाहिए। अदरवाइज किसी भी ट्राइंगल का, स्केलन ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल, सपोज मैं कोई स्केलन ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ये स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी साइड इसकी बेस ले लूं, सपोज इट इज बेस, बेस कोई भी हो सकती है तीनों साइड में से। आमतौर से बेस हम उस साइड को कहते हैं जो पैरेलल टू ग्राउंड होती है, या हमारे रेफरेंस के पैरेलल में होती है, उस साइड को हम आमतौर से बेस बोल देते हैं, ठीक है। अब इस बेस पर परपेंडिकुलर गिरा दें अपोजिट वर्टेक्स से। परपेंडिकुलर गिरा दें, हमने गिरा दिया परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड गिरा दें, तो ये ऐसे भी कर सकता है। तो ये इसकी साइड को हम कहते हैं A, और ये पूरी जो बेस थी इसको कहते हैं B। तो इसमें जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओ सॉरी, मैंने हाफ की जगह 1/2, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये एरिया निकालने का जो तरीका है, इसको हम बहुत बार यूज करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको एल्टीट्यूड वो वाला लेना है जिस बेस पर ये पड़ा हुआ है। बात समझ में? अगर आपने बी ये वाली बेस ली है तो एल्टीट्यूड ये वाला लेंगे। अगर आप बेस ये वाली लेने लगे, ये वाली, तो एल्टीट्यूड फिर आप ये वाला लीजिए, ये वाला, ये जितना भी आए, A' आए सपोज। बात समझ में आती है? कभी कभी एल्टीट्यूड ऐसा भी होता है कि ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ऐसा बना हुआ है, ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, एक एंगल मोर देन 80 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये कैसा है? ये ऑब्ट्यूज है। फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से भी ज्यादा, 90 से भी ज्यादा हो सकता है। अब हमें बेस लेनी है ये वाली, बेस लेनी है ये वाली। तो जब हम इस पर ऑल्टीट्यूड गिराएंगे तो हम क्या करेंगे? इस बेस को एक्सटेंड करेंगे पहले, और यहां से ऐसे ऑल्टीट्यूड गिराएंगे। तो ऑल्टीट्यूड की जो लंबाई होगी वो ये होगी जो इसके एक्सटेंशन पर गिरेगी। बात समझ में आई? और बेस आप यहां से लेकर यहीं तक की लेंगे, तो यहां पर जो एरिया निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? हाफ इंटू बेस, यानी ये इसकी लंबाई इंटू A। तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? इसके प्रूफ की अभी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या है? सिंपल लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन है, और एक ऐसा रेक्टेंगल हमने चूज किया हुआ है जिसको तोड़कर बना दिया है। बात समझ में आ रही है यार? रेक्टेंगल की शक्ल में बना दिया है, रेक्टेंगल को ट्राइंगल की शक्ल में बना दिया है, उसके पार्ट्स तोड़कर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को।
ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें और दूसरी चीजें देखनी है। कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी रह गई है, इनको मैंने सोचा था कि मैं बाद में करा दूंगा एक साथ। जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप क्या है? क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले तो होता क्या है? चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मतलब चार साइड की चार स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जब कोई क्लोज्ड फिगर बनाई जाती है तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर उसकी चारों साइड आपस में बराबर नहीं है तो उसको हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। सिंपल क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल। कैसा हो सकता है वो? कैसा भी हो सकता है। शक्ल उसकी दिखने में, सपोज एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है। अब इसमें अगर इसकी लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है, उसकी d है, तो ना तो a b के बराबर है, ना b c के बराबर है, ना c d के बराबर है। आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ये तो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो हमेशा कायम होगी, हमेशा कायम रहेगी, चाहे उसकी साइड बराबर हो या ना हो। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि उसके जो एंगल होंगे, सपोज इट इज एंगल x, इट इज एंगल y, इट इज एंगल z, इट इज एंगल w। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इन दोनों का सम 360 डिग्री ही रहेगा। बात समझ में आई? जो कि बेसिकली हम एंगल ऑफ ए रे बोलते हैं, और 360 डिग्री ही 0 डिग्री के बराबर आ जाता है अगर हम रेशियोज की बात करते हैं ट्राइंगल में। ठीक है। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल है जिनको हमें पढ़ना जरूरी है। स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं? अब ये लिखा हुआ तो किताब के अंदर बहुत कुछ था, मैंने वो चीजें लिखी नहीं है जिससे टाइम बर्बाद ना हो और ना लिखने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन के लिए पढ़ना है हमें कोई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसको देखिए जो पहली फिगर है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ दो लाइन ऐसी हो जो आपस में पैरेलल हो, क्या हो? पैरेलल हो। और पैरेलल के लिए अपोजिट लाइन होना जरूरी है, ये बात याद रखिए। एडजेसेंट लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। एडजेसेंट लाइंस पैरेलल हो ही नहीं सकती, अपोजिट ही हो सकती हैं। बात समझ में आई? तो ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सिर्फ दो लाइन पैरेलल हैं, बराबर होना जरूरी नहीं है, उनका बराबर है भी नहीं, तो इसका नाम हमने बोला, इसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। ठीक है, हम सब जानते हैं ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम के बाद हमने फिर एक कंडीशन और इंक्रीज कर दी कि और दो लाइन पैरेलल हो, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। बात समझ में आई? जब भी ऐसा होगा तो इक्वल भी होंगी, जब भी ऐसा होगा तो इक्वल भी होंगी, यानी ये लाइन, यानी ये वाली लाइन इसके इक्वल भी होगी। बात समझ में आई? तो पैरेलल खाली हो जाएं तो इक्वल अपने आप हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएं तो पैरेलल भी अपने आप हो जाएंगे। बात समझ में आई? अपोजिट लाइन पैरेलल हो और अपोजिट लाइन इक्वल हो, सारी इक्वल ना हो। बात समझ में आ रही है? यानी अगर ये A है तो ये भी A है, और ये B है तो ये भी B है। अगर ऐसा होगा तो इसके लिए हमने इसको कहना शुरू किया पैरेललोग्राम। इसको हमने क्या कहना शुरू किया? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पैरेललोग्राम आप पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़े चैप्टर की बात है। अब पैरेललोग्राम में फर्दर एक कंडीशन इंक्रीज करी कि पैरेललोग्राम में ये साइड इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है, ये साइड इसके बराबर भी है, पैरेलल भी है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। एक एंगल किसके बराबर हो गया? 90 का। तो फिर चारों 90 के हो जाएंगे, तो फिर चारों 90 के हो जाएंगे। ये बात याद रखिए।
तो ये पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम के साथ साथ इसका नया नाम रखा हमने रेक्टेंगल। क्या नाम रखा? रेक्टेंगल। इसका नाम रख दिया, हम सब जानते हैं। अब तीसरी कंडीशन कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और चारों साइड बराबर भी हैं। यानी जैसी ये फिगर बनी हुई है, यानी ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी फिगर को हमने कहा रोम्बस। इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम। तीसरी बात क्या कही कि एक ऐसा रेक्टेंगल बना लें जिसमें चारों साइड बराबर हो, यानी एक ऐसा रोम्बस बना लें जो रेक्टेंगल भी हो, एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लें जो रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो। तो फिर हमारे सामने आएगा स्क्वायर, यानी ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, और ये एंगल 90 डिग्री का। अगर ऐसा हुआ तो ये एक चीज बनी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए ये और ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। ये बात याद रखिएगा। पैरेललोग्राम की जो एक प्रॉपर्टी एक के अंदर है वो दूसरी भी होगी, पैरेललोग्राम वाली, खाली पैरेललोग्राम वाली। बात समझ में? सारे के सारे कैसे हैं? पैरेललोग्राम। अब सुनिए, अब एक ऐसी फिगर बनाई, ऐसी फिगर की जरूरत भी कभी कभी हमें पड़ती है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स बराबर हो, जिसमें दो एडजेसेंट साइड बराबर हो, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये जो फिगर बनती है इसकी कोई खास बात नहीं है, इसको काइट लाइक फिगर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात क्या होती है, इसमें जो रोम्बस वाली बात है वो पैदा हो जाती है। वो पैदा होने का मतलब क्या है कि इसमें जब भी आप डायगोनल बनाते हैं तो ये डायगोनल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बात समझ में आई? और बाइसेक्ट भी करते हैं। बात समझ में? और क्या करते हैं? एक डायगोनल बाइसेक्ट भी होता है, एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दोनों नहीं करते। एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो रिवाइज कराना जरूरी थी, क्योंकि आगे चल के हमें फिगर्स के सवाल करने हैं और उसके साथ साथ हमें कुछ बातें अभी थ्योरी की भी जाननी है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। मैंने बारहा देखा है कि दोनों जगह, जामिया में भी और AMU में भी, थ्योरी के काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी फिगर कैसी बनती है। मैं भूल जाऊं लेकिन आप लोग नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हम सारी थ्योरम भी अभी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अकेले रिवाइज नहीं हो पाती हैं, मुझे पता है ये बात। एनीवे, कह रहे हैं नोट दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस तीनों के तीनों पैरेललोग्राम होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो ऐसी चीज पूछ सकते हैं इम्तिहान के अंदर। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं ये वाला, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और उसके साथ रोम्बस भी होता है, यानी स्क्वायर के अंदर रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी और रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी। लेकिन रोम्बस के अंदर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज हो, रेक्टेंगल के अंदर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज हो, लेकिन स्क्वायर में इन दोनों की होंगी। ये बात याद रखिएगा। अब मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से? जी सर। यस सर। अब देखिए इसमें किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आपसे यूं कहेंगे, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस एंड ए रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो कौन सी बात सही है, पहली या दूसरी? फिर से बोल रहा हूं मैं, सर पहले। मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसको कुछ बच्चों को जरा सुनने में दिक्कत आ रही होगी, मैं इसको लिख देता हूं। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस,
ये तो पहली बात कही। दूसरी बात कही ए नहीं कहना चाहिए, ऑल कहना चाहिए। ऑल rhombus are squares। सर पहली सही है। कौन सी बात ट्रू है इसकी? पहली बात ट्रू है। बात समझ में आई? पहली बात ट्रू है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी मुश्किल बन सकता है इसके अंदर, मैं बनाऊंगा खामोशी से, मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए आज बाद में तो इसमें बनाऊंगा मैं, ताकि थोड़ा सा दिमाग चेक किया जाए। कह रहे हैं ये पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम के अंदर ट्रेपीजियम वाली सारी खास बातें होती है, ये बात याद रखना। ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। काइट कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखना। काइट पैरेललोग्राम भी नहीं होता, काइट रोम्बस भी नहीं होता, काइट कुछ नहीं होती है। काइट का मतलब खाली वो पतंग नहीं है जो आसमान में उड़ती है, वो तो स्क्वायर भी उड़ जाती है। बात समझ में आई? तो हमने काइट नाम रख दिया क्योंकि काइट लाइक होती है, वो हल्की सी काइट जो है वो स्क्वायर में नहीं होती, इसलिए उसका नाम काइट रखा हमने फिगर का। बात समझ में आई? ओके, तो काइट के ऊपर भी आ सकता है सवाल। ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है। एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, इसलिए वो पैरेललोग्राम भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? इन ए ट्रेपीजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स टू बी पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम। पैरेलल इन ए ट्रेपीजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स ऑफ पैरेलल, ये पूरा जुमला है। ठीक है, ये आखिरी जुमला क्या है? ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल है, ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल और रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है। ऑल स्क्वायर्स possess all the properties of rectangle as well as rhombus। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज कितनी है? प्रॉपर्टीज हैं 7, जिन्हें तुम्हें पढ़नी है। ये खाली अभी मैं रीड करूंगा, बोलूंगा, जो समझ में नहीं आएगी उसको मैं फिगर बना के समझाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो किताब के अंदर हैं आपके। अगर ये आपके समझ में नहीं आएंगी तो एक मिनट, अगर ये आपके समझ में नहीं आएंगी तो आप मुझसे अभी कहेंगे तो मैं फिगर बना के समझाऊंगा। ठीक है, इनकी किताब में फिगर बनी हुई है सबकी। एक थ्योरम, पहली थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर कोई पैरेललोग्राम हो, अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल्स में बांट देगा इनको, 2 ट्रायंगल में। एक ये रहा और एक ये रहा, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ये बात याद रखिएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? साइड्स भी बराबर और एरिया भी बराबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। एक पैरेललोग्राम बना दिया आपने, तो यानी ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड अगर बी है तो ये साइड भी कितनी होगी? बी होगी। अपोजिट, दोनों पेयर, दोनों, ऑल अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ईच पेयर बराबर हैं तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनके एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पैरेलल तो हो ही गई क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया, 90 डिग्री के और बन जाए, और खाली पैरेलल से, हाँ इक्वल है तो पैरेलल भी हो गई। पैरेलल है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए, तब जाके स्क्वायर बनेगा, वरना जर्नल पैरेललोग्राम ही रहेगा। ठीक है,
बात समझ में आ रही? चौथी क्या है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इसके अंदर। बहुत ही ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक पैरेललोग्राम बनाया आपने, ऐसा पैरेललोग्राम बनाया, अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा। ये बात आप याद रखें। बात समझ में आ रही है? 8.5 if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। तो ये देखिए ऊपर वाला 8.4 और 8.5 जो है वो बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं। 8.4 में ये कहा है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर होंगे। 8.5 में कहा है कि अपोजिट एंगल बराबर होंगे तो पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आई? सो दिस इज सो। आगे के लिए कहिए 8.6। नाउ थ्योरम 8.6 क्या कह रही है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अगर हमने कोई पैरेललोग्राम अगर बना दिया और उसके डायगोनल बनाए, एक डायगोनल ये है और सपोज करिए एक डायगोनल ये, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर यहां से लेकर यहां तक ये इसके बराबर होगा और यहां से लेकर ये इसके बराबर होगा। बात समझ में? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए तो याद रखिए ये रोम्बस बन जाएगा। अगर बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये एंगल 90 डिग्री का भी हो जाए तो ये रोम्बस भी बन जाएगा। पैरेललोग्राम रहेगा लेकिन रोम्बस भी बन जाएगा। बात समझ में आई? और चारों पार्ट अगर बराबर हो जाए तो ये रोम्बस के साथ साथ स्क्वायर भी बन जाएगा। ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। नाउ थ्योरम 8.7 इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले में ये कहा गया पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। दूसरे में कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम होगा। तो ये एक दूसरे की, ये जो थ्योरम है एक दूसरे की बेसिकली डुअल है या मिरर इमेज है। जो बात एक थ्योरम में कही जा रही है वो दूसरे बात में, वो दूसरे में मानी जा रही है। बात में वो गिवन कही जा रही है। सो दिस इज सो। ये सारी थ्योरम आप लोग याद कर लेंगे दिमाग में, इनका यूज होगा सवालों के अंदर। बात समझ में आई सब लोगों के? बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब इंशाल्लाह कल क्लास होगी। ठीक है।